हाँ बेटा देखो नमस्ते, आपका लेक्चर नंबर 72 और टॉपिक आपका सॉल्यूशन चल ही रहा है। इसके अंदर जो अगला टॉपिक है बेटा वो है द्रव विलयन का वाष्प दाब। सबसे पहली बात तो आप लोग सबसे पहले कि वाष्प दाब समझो। आप देखो सबसे पहले कि यह कि आप लोग एक बर्तन लो, अर्थात आपने एक बर्तन लिया और बर्तन के अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया बेटा, पानी रख दिया। अब पानी को यदि अपन रखें तो यदि इसको धूप में रख दिया या पर स्थिर टेम्परेचर कमरे में रखो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर जो इस द्रव की सतह है, इस द्रव की सतह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो भी कंडीशन आए सामान्य पे भी, कोई द्रव के जो कण है, द्रव के जो कण है वो क्या होंगे बेटा, वाष्पित होंगे और ये इसकी सतह से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अर्थात यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया होगी। और ये क्रिया यदि आपने इस बर्तन को खुला छोड़ रखा है तो ये क्रिया लगातार चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब बात ये कि इसको बोलोगे आप लोग पहली बार तो इसका नाम, इसको बोलोगे वाष्पीकरण। क्या बोलोगे, वाष्पीकरण का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा विलयन लेना है या ऐसा विलायक जो भी ले रहे हो जिसका वाष्प बननी चाहिए। ठीक, अब बात है कि यहाँ पर यदि आप लोग क्या करो बेटा, आप लोगों ने इसी विलयन को लिया और दोनों के दोनों घटक है ये वाष्पशील है और इस पर आप लोगों ने वाच गिलास रख दिया, वाच गिलास। जो वाच गिलास रखोगे तो यहाँ पर ये वाष्पीकरण की क्रिया हो रही और साथ में आप लोग जानते हो वाष्पीकरण की, तो ये कण टकराएंगे इस ढक्कन पर। जब टकराएंगे तो ये वापस नीचे की आएंगे, तो इस क्रिया को बोलोगे आप लोग संघनन की क्रिया। तो एक अवस्था आएगी कि जहाँ पर वाष्पीकरण की जो क्रिया है वो संघनन की दर के बराबर होगी। मतलब संघनन का मतलब क्या होगा भाई, वाष्प के कणों का वापस द्रव में जो परिवर्तन है उसी को संघनन के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर संघनन की जो दर है दोनों बराबर होगी, तो यहाँ पर एक अवस्था आएगी जिसको बोलोगे आप लोग साम्य अवस्था। क्या बोलोगे, साम्य अवस्था। अर्थात वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है। तो अब देखो मेन बात यह है कि अपन को यहाँ टॉपिक जो पढ़ना है ना वो ये पढ़ना है। जब आप लोग किताब उठाओगे, किताब में लिखा है कि यदि आप लोग किसी विलयन को खुले पात्र में रखोगे तो उसके द्रव की जो सतह है वहाँ पर उपस्थित अवयवी जो कण है, गैस के जो कण है, मतलब जो द्रव के कण है उनका वाष्पीकरण होगा। और यदि ये बर्तन खुला है तो ये क्रिया लगातार चलती रहेगी। ठीक है, ये लैंग्वेज अपन को नहीं बनानी, ना लिखनी, इसका कोई काम नहीं है। दूसरी बात, यदि उस बर्तन के ऊपर आप लोग ढक्कन रखोगे तो उसी टेम्परेचर पे वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पीकरण होगा तो यहाँ पर वाष्प के जो कण है यहाँ टकराएंगे और वापस वाष्प के कण द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगे, तो इसको बोलोगे आप लोग संघनन। एक कंडीशन आएगी कि जितने कण वाष्पित हो रहे उतने ही कण संघनित हो रहे, समझ में आई, 50%, तो इसको बोलोगे आप लोग साम्य अवस्था। ठीक है, अब साम्य अवस्था सुनो। इस साम्य अवस्था पर इस द्रव की सतह पर, ये साम्य अवस्था स्थापित होगी। इस साम्य अवस्था पर इस द्रव की सतह पर किसके द्वारा, वाष्प के कणों के द्वारा जो दाब लगेगा, क्या लगेगा बेटा, वाष्प के कणों के द्वारा जो दाब लगने वाला है ना उसी को वाष्प दाब बोलोगे। अब बोला साहब परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा बिल्कुल सरल सी है। आपको ना तो ये चित्र बनाने, केवल टॉपिक ये डालना, टॉपिक डालने के बाद आपको एक टॉपिक डालना है वाष्प दाब। सबसे पहले कि वाष्प दाब किसे कहते हैं, फिर वापस समझ लो खुले पात्र में वाष्पीकरण लगातार, ढक्कन ढक दिया, वाष्पीकरण के साथ साथ संघनन भी हो रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर, लेकिन कंडीशन है कि टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, या ना कि साहब नीचे मोमबत्ती जला रखी है। तो यहाँ पर जब होगा कंडीशन तो वाष्प ज़्यादा बनेगी, संघनन की दर है। तो प्रेशर कुकर का सिस्टम जानते हो आप लोग भाई, प्रेशर कुकर के अंदर अपन प्रेशर कुकर को रख दे धूप के अंदर तो क्या सीटी बाजेगी, नहीं बजेगी, नहीं बजेगी। यदि आप लोगों ने उसको गैस के ऊपर रख दिया और गैस के ऊपर रखोगे तो सीटी बजेगी, क्योंकि वाष्पीकरण की दर ज़्यादा है वहाँ पे संघनन की दर की तुलना में, इसलिए सीटी बजती है, नहीं तो सीटी नहीं बजती। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोग संघनन की दर, वाष्पीकरण, तो ये साम्य अवस्था स्थापित हो गई। अब स्थापित हो गई तो आप पॉइंट क्या डालोगे, वाष्प दाब किसे कहते हैं। आपकी किताब में से पढ़ना, लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं, सरल सी बातें हैं जो मैंने अभी बोली। तो सबसे पहला अपना पॉइंट होगा कौन सा, वाष्प दाब, वाष्प दाब। अब देखो वाष्प दाब की परिभाषा, स्थिर ताप पर, सबसे पहले बोलोगे स्थिर ताप पर किसी गैस विलयन, स्थिर ताप पर किसी विलयन के
की लिख देना, विलयन की साम्य अवस्था पर उस विलयन के गैस के कणों के द्वारा लगाया गया दाब संतृप्त वाष्प दाब या वाष्प दाब कहलाता है। सीधी सिस्टम है तेना। स्थिर ताप पर किसी विलयन की साम्य अवस्था, विलयन ही तो है ना, कहने का मतलब यहां पर जो घटक है दोनों के दोनों वाष्पशील होने चाहिए। अवस्था पर उस विलयन के गैस के कणों के द्वारा, अवस्था पर उस विलयन के गैस के कणों के द्वारा उसकी सतह पर, अलग सतह हो लिखना है, द्वारा यहां पर एक लैंग्वेज हो बेटा, उसकी सतह पर यार, उसकी सतह पर यहां लिखना है इसको, बीच में शब्द को मैं थोड़ा ठीक है वापस मिटाऊंगा। तो यहां पर स्थिर ताप पर किसी विलयन की साम्य अवस्था पर उस विलयन के गैस के कणों के द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया दाब संतृप्त वाष्प दाब या फिर वाष्प दाब कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो सीधा सिस्टम बात क्या है कि आप लोग यदि यहाँ पर एक चित्र बना के देखो तो बना लेना, यहाँ पर वाच गिलास, यहाँ पर पानी भर लेना, और पानी जब भरोगे तो ये तो होगा वाष्पीकरण की दर और ये संघनन की दर। ताप को स्थिर रहोगे तो यहाँ पर एक दाब लगेगा और इस दाब को, जो द्रव की सतह दाब लगेगा उसी को ही वाष्प दाब के नाम से जाना जाएगा। ठीक, अब अगली बात आकी वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आपकी किताब में नहीं है लेकिन सामान्य सी बात बताता हूँ। जैसे सबसे पहला कि उसमें विलेय और विलायक की प्रकृति की बात करें। कहने का मतलब एक विलयन तो एथिल एल्कोहल का है और एक विलयन तो मत मानो उसको, विलायक ही मानो जो भी है। एक बीकर में तो अपन ने एथिल एल्कोहल ले लिया और एक बीकर के अंदर हमने ईथर ले लिया। ठीक, अब जिस भी द्रव पदार्थ के अंदर अवयवी कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल कम होता ना, तो उसका वाष्पीकरण भी होगा। जब वाष्पीकरण होगा तो उस कंडीशन के अंदर उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा। जैसे एथिल एल्कोहल की तुलना में ईथर का वाष्पीकरण शीघ्रता से होता है। एथिल एल्कोहल की तुलना में ईथर का वाष्पीकरण शीघ्रता से होगा, तो यहाँ पर ईथर का वाष्प दाब एथिल एल्कोहल से अधिक होगा। अर्थात जिसका वाष्पीकरण, जैसे पेट्रोल ले लिया आप लोगों ने, पेट्रोल ले लो आप लोग, यदि थोड़ा सा बाहर रखो या फिर अपने यहाँ तो उसा पे लगा दें, स्किन पे लगाए, तुरंत वाष्पीकरण होगा। अब इसमें वाष्प ज़्यादा बनी ना, अब ये तो हो ही नहीं सकता कि वाष्पीकरण के बाद उसको संघनन की दर भी बराबर हो जाए। किसी विलयन के लिए होगा, ऐसा नहीं कि पेट्रोल उड़ रहा है छत पे टकरा के फिर वापस पेट्रोल की बूंद टपक रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि उन कणों को आप लोग पास में लाने के लिए आपको दाब लगाना पड़ेगा। उच्च दाब लगाओगे ना तब जाके वो पास बस आएंगे और द्रव अवस्था में परिवर्तित। लेकिन पानी के अंदर क्या होता है, सामान्य कंडीशन के अंदर पर जानते हैं एक वायुमंडलीय दाब और सामान्य ताप पर द्रव ही रहता है। हाल ही वाष्पीकरण है तो ये कंडीशन तभी है, तभी अपन पानी पी सकते हैं, नहीं तो पानी का कोई लेना देना नहीं होगा दुनिया में यदि ऐसी कंडीशन होती तो बात समझ में आ गई। स्थिर ताप पर किसी विलयन की साम्य अवस्था पर उस विलयन के गैस के कणों के द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया जो दाब होगा उसको वाष्प दाब या फिर असंतृप्त वाष्प दाब या फिर वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो थी वाष्प दाब की परिभाषा। इस परिभाषा को ही आपको लिखना है, आपको टॉपिक डालना है द्रव विलयन का वाष्प दाब। और लैंग्वेज फालतू की चीज मत लिखना, ये खुला बर्तन लिया ये हो रहा है और ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा वाष्प दाब हेडिंग डालना, जो मैंने परिभाषा बोल ली है वो लिखना। ठीक है, अब अगला कि यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक के अंदर सबसे पहले द्रव्य की प्रकृति। क्या? द्रव्य की प्रकृति। अब द्रव्य की प्रकृति के अंदर अब जैसे एक तो अपन ने ले लिया बेटा एथिल एल्कोहल और एक ले लिया आप लोगों ने बेटा ईथर, और ईथर के अंदर अपन ले लिया C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर ले ले। अब एथिल एल्कोहल के कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है ईथर की तुलना में। जब आप लोग एक बीकर के अंदर ईथर लो और दूसरे बीकर के अंदर आप लोग डाई एथिल ईथर लो, तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल की तुलना में
ईथर का वाष्पीकरण अधिक होगा। अर्थात क्यों होगा भाई अधिक? भाई इनके कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण इस विलयन की तुलना में इस विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा यदि अपन कहें प्रभावित करने वाले कारक में, तो वह है बेटा ताप। अरे जैसे जैसे आप किसी भी विलयन का ताप बढ़ाओगे तो उसके अंदर जो वाष्पशील घटक है ना वो वाष्पित होते जाएंगे। संघनन की दर कम, वाष्पीकरण की दर क्या होगी? अधिक। अर्थात किसी भी विलयन का ताप बढ़ाने पर उसके वाष्प दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, तो वाष्प दाब बढ़ेगा, कोई भी विलयन लो, जैसे ये वाला एल्कोहल ही ले रहे हो, यहाँ पर ये तो टाइम सामने ताप, यदि आप लोग इसको गर्म करें ना तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, और वाष्पीकरण दर अधिक होगी तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। तो ये दो कारक, द्रव की प्रकृति और दूसरा कारक है ताप, जो खुद की तरफ से आप लोग लिख देना। प्रश्न ये आए कि एथिल अल्कोहल की तुलना में डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब अधिक क्यों होता है? ठीक है, ये प्रश्न पूछेगा तुमसे, ये नहीं पूछेगा किसका अधिक होता है, ऐसा कोई सवाल नहीं होता। इसका अधिक होता है, इसका अधिक होता है, इसका कम होता है, क्यों होता है? कारण एथिल अल्कोहल के कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है, और डाईएथिल ईथर के कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण डाईएथिल ईथर का वाष्प दाब अधिक और एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब कम होगा, ये पूछेगा। दूसरी बात, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब में वृद्धि क्यों होती है? भाई ताप बढ़ा रहे तो वाष्प दाब बढ़ेगा क्यों? भाई ताप बढ़ाने पर गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अर्थात द्रव की सतह पर जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, अर्थात ताप बढ़ाने पर भी वाष्प दाब में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक, तो ये था बेटा दो प्रभावित करने वाले कारक, किसको? वाष्प दाब को। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है द्रव विलयनों के लिए वाष्प दाब। कैसे बेटा? द्रव अगला पॉइंट, द्रव विलयनों के लिए वाष्प दाब। ठीक है बेटा, अब बेटा सुन लो बेटा, इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन, एक पॉइंट आता है जिसको बोलोगे आप लोग वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, ध्यान रख लेना। अवनमन जब आ जाए तो कमी हो गई, और उन्नयन आ जाए तो अधिक हो गया, और अवनमन आ जाए तो कमी हो गई। अब सुन लो पहले तो बात, कोई भी विलयन के दो घटक माना, विलयन के कितने घटक? दो, और यहां पर अपन बोले कि भाई विलायक को क्या माने? ए माने, और विलय को बी माने। अब सबसे पहले वाष्प दाब में अवनमन कहने का, वाष्प दाब घटेगा कब और बढ़ेगा कब, वो तो कंडीशन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं? पहले घटे जब किसी विलयन में, सामान्य बोले जब किसी वाष्पशील विलयन के अंदर कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते हैं। जब किसी वाष्पशील विलयन में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते हैं तो उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है। समझ में आ गई? नहीं बेटी समझ में? जब किसी वाष्पशील विलयन में, ये विलयन है, सुन लो पहले, समझ में आ जाएगी, परिभाषा भी लिख दूंगा। ये वाष्पशील विलयन का मतलब अपन ने क्या ले लिया? H2O ले लिया। H2O क्या चीज है? H2O है हमारा विलायक, और यहां पर अपन क्या डालें इसके अंदर? अब अपन ने डाल दिया इसके अंदर NaCl, जो ये वाला है H2O, ये H2O तो क्या चीज है? ये है बेटा वाष्पशील, और NaCl जो है, NaCl जो क्या है बेटा? वाष्पशील। ठीक, अब शुद्ध विलायक ले रहे, उसका वाष्प दाब देखो। अरे मेरा वे कहने का मतलब बेटा, एक बीकर में तो ले लियो हमने H2O, और दूसरे के अंदर ये नमक पटक दिया। अब इसका वाष्प दाब अधिक, इसका वाष्प दाब कम। सही है? अरे कहने का मतलब इसके तो वाष्प बनेगी नहीं, पहली बार छोड़ो। अब आपने क्या किया? इन दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद 50% भाग तो किसका है? H2O का, और 50% भाग किसका है? NaCl का। NaCl क्या है? अवाष्पशील है। तो अब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा। फिर आपने NaCl डाली तो उसका वाष्प दाब जस्ट आधा हो गया, यदि 50-50% है। तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब
कम होता है, और इस वाष्प दाब में आई हुई कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और ये भी स्थिर ताप पे रखना, आप ताप नहीं बढ़ा सकते, ताप बढ़ाओगे तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब कि भाई वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं, इस चीज को समझो। परिभाषा अपन इसमें लिखते हैं, देखो जब स्थिर ताप लिख दो पहले, तो स्थिर ताप पर वाष्पशील विलायक, स्थिर ताप पर वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब विलयन के, सामान्य से बोल रहा हूं इधर, विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, बंद करना यार। हाँ बेटा देखो, वाष्प दाब में अवनमन की बात, तो स्थिर ताप पर वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है जब विलेय अवाष्पशील हो। ठीक है, तो इस वाष्प दाब में हुई कमी को ही क्या बोलोगे, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब सामान्य रूप से भाई अपन को इसको गणितीय रूप से कैसे लिखना चाहें, आप देखोगे माना, क्या लिखोगे बेटा, इसके नीचे लिखेंगे आप, माना विलयन के दो घटक ए तथा बी। अब ए क्या चीज करें इसको, विलायक, तथा बी विलायक क्या चीज है यहां पर, पहले तो ये भी लिख देते हैं वाष्पशील, तथा विलेय कौन है बेटा, बी, ये क्या चीज है, अवाष्पशील। माना विलयन के दो घटक ए विलायक वाष्पशील तथा विलेय बी अवाष्पशील है, इनके वाष्प दाब PA0 किसके लिए बोला मैंने, विलायक के लिए, ये शुद्ध अवस्था का, तथा PB0, क्या बोला, यहाँ पर अपन ने PB0 बोल दिया, और सामान्य मान है कि यहाँ PA बोलो या PB बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कंडीशन देखो यहाँ पर, अब वाष्प दाब में अवनमन बराबर, वाष्प दाब में अवनमन बराबर क्या बोलोगे बेटा, विलायक का वाष्प दाब माइनस किसका बोलोगे यहाँ पे, विलयन का वाष्प दाब। अब विलयन के अंदर दोनों घटक है ना, अब दोनों घटक के हिसाब से अपन कैसे भी बनाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इनके वाष्प दाब ये बोल दिया मेरा सामान्य है, सामान्य पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो विलायक लिया और एक विलेय ले रहे, वो तो कंडीशन अलग। अब विलायक का वाष्प दाब अपन क्या मान रहे हैं, अरे PA0 मान रहे हैं, तो विलायक का वाष्प दाब हो गया आप लोग PA0 माइनस। अब विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब को आप लोग क्या कर सकते हो, P के पैर में A और B लगा लेना, जैसा तुम्हारा मन करे, में कोई जरूरी नहीं है आपको तो P A और B मानोगे और इसे क्या बोलोगे, वाष्प दाब में अवनमन के नाम से जाना जाए। अब तुम्हारी किताब में अलग, भाई विलायक का वाष्प दाब मानो P और विलयन का वाष्प दाब PA0, उल्टा पुल्टा कुछ भी करो आपके हिसाब से। तो यहाँ पर जो विलयन होगा उसका वाष्प दाब कम और विलायक का वाष्प दाब क्या होगा बेटा, अधिक होगा। इसे ही बोला जाता है वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलोगे। अब इस वाष्प दाब में अवनमन के लिए एक वैज्ञानिक है राउले, और राउले ने कुछ नियम दिए। तो उसके बाद आप लोग अगला जो टॉपिक है उसके बाद आप लोग सबसे पहले वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं, इस चीज़ को समझो कि
आप लोगों को परिभाषा मैंने पहले ही बता दी कि विलायक का जो वाष्प दाब है अधिक होगा विलयन के वाष्प दाब की तुलना में। अब ये कंडीशन है ना, तुम्हारे मन में जैसे करो, इंडिकेट करो, तुम्हारे वैसे मान रहे हो वैसी कंडीशन लगाई, यदि ना मानो जैसे तुम्हारी किताब के अनुसार है वैसे करो, कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि गलत नहीं साहब ये ऐसे थोड़ी, हमारी किताब में तो ये लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे मन में आए वैसे करना। विलायक का वाष्प दाब अधिक, विलयन का वाष्प दाब कम, कब? जब इसके अंदर विलेय पदार्थ अवाष्पशील है, और अवाष्पशील की कंडीशन के अंदर इसका कम होगा और इसका क्या होता है बेटा, अधिक होता है, इसी को बोलोगे वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, अगला टॉपिक अपन डालेंगे अब, और अगला टॉपिक होगा आप लोगों का अगला टॉपिक है बेटा राउले का नियम। राउले का नियम या फिर इसे बोलते हैं राउल्ट का नियम। राउले का नियम या फिर हमारा राउल्ट का नियम। यहां पर जब विलेय तथा विलायक दोनों ही वाष्पशील हो। अब कहने का मतलब है कि वाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम बोल सकते हैं उसको शॉर्ट रूप में, क्या बोलोगे? वाष्पशील विलयन के लिए राउले का नियम। एक वाष्पशील कौन सा? विलेय और विलायक दोनों ही वाष्पशील, कंडीशन ही है, ठीक। और आपकी किताब के अंदर विलयन के लिए राउले का नियम, सबसे पहले इसकी परिभाषा पर लिखेंगे कि बोलेंगे स्थिर ताप या निश्चित ताप बोलोगे, स्थिर ताप पर विलयन का वाष्प दाब उसकी साम्य अवस्था में उस विलयन के घटकों का आंशिक दाब व उनकी मोल भिन्न का गुणनफल हमेशा उनके वाष्प दाब के बराबर होता है। इसे राउले का नियम कहते हैं। सुनो, सीधी बात है, स्थिर ताप लोगा, विलयन का वाष्प दाब, कोई भी विलयन है उसका वाष्प दाब साम्य अवस्था में उस विलयन के घटकों का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, घटकों का आंशिक दाब तथा उनकी मोल भिन्न का गुणनफल, दोनों का गुणनफल हमेशा वाष्प दाब के बराबर, उनके वाष्प दाब के बराबर होता है, इसे ही राउले का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है। अब सामान्य सी बात है कि मैं ऊपर वाली जो लैंग्वेज है ये उतारने के बाद आप इसकी परिभाषा लिखोगे। परिभाषा लिखने के बाद मैं यहाँ पर इस परिभाषा को तो नहीं मिटा रहा। अब माना विलयन के दो घटक ए क्या चीज़ है, विलायक, व बी क्या चीज़ है बेटा,
विलेय हैं, इनके आंशिक दाब, इनसे आंशिक दाब PA0 तथा PB0, इनकी मोल भिन्न XA तथा XB और इनके वाष्प दाब PA तथा PB हैं। कंडीशन आगे देखो, मानव विलयन के दो घटक, A तो विलायक व B क्या है, विलेय। इनके आंशिक दाब जो PA0 है और PB0 समझ में आ गई। फिर इनकी मोल जो भिन्न है वो XA तथा XB है और इनके वाष्प दाब PA तथा PB है। तो राउले के नियम अनुसार, राउले के नियम अनुसार, अब राउले के नियम अनुसार अपन क्या बोलेंगे बेटा, भाई पहला घटक PA सही है, और विलायक के लिए बोल दिया अपन ने। अब मैं इस लैंग्वेज को मिटा रहा हूं बेटा, समझ में आ गया होगा। स्थिर ताप पर विलयन का वाष्प दाब उसकी साम्य अवस्था में उस विलयन के घटकों के आंशिक दाब व उनकी मोल भिन्न के गुणनफल हमेशा उनके वाष्प दाब के बराबर होता है, उसे क्या बोलोगे, राउले का नियम। तो इस लैंग्वेज को तो उतार लेना। फिर ये चीज लिखने के बाद सबसे पहले राउले के नियम अनुसार, अब राउले के नियम अनुसार देखो, सरल सी बातें करेंगे, कोई ज्यादा काम नहीं है अपना। राउले के नियम अनुसार एक तरफ तो यहां लिख देता हूं, उधर लिखेंगे तो PA बराबर आंशिक वाष्प दाब क्या है, PA0.XA सही है। ये किसके लिए आ गया बेटा, ये विलायक के लिए सही। फिर PB बराबर PB0.XB किसके लिए, विलेय के लिए, ये विलेय के लिए आ गया। अपन जानते हैं सबसे पहले कि यहां पर अपन कहें तो XA बराबर क्या आएगा, NA/NA+NB सही है। और XB बराबर क्या आता है, XB बराबर NB/NA+NA ठीक। फिर उसके बाद अपन जानते हैं, इसी तरह देखो, छोड़ो इसको, तो आगे अपन को कुछ नहीं करना कि XA का मान रखे XB का मान रखो या मत रखो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो आपका हो गया PA ठीक है। अब P कुल मान के चलो, P कुल कहने का मतलब कुल वाष्प दाब। अब सबसे पहले ये भी जानते हैं XA+XB+ बराबर 1 होता है सही है। शायद भाई चूंकि ये लिख दिया भाई, चूंकि XA+XB बराबर 1 तो मान कंडीशन अपन। अब P कुल बराबर, भाई कुल दाब है, P कुल बोलेंगे अपन यहाँ, P कुल बराबर क्या हो जाएगा, PA+PB आएगा। अब इस समीकरण के अंदर आप लोग PA+PB का मान रखोगा, तो यहाँ पर P कुल बराबर, P टोटल बोलो या हिंदी में कुल बोलो बराबर, तो यहाँ पे आएगा बेटा PA0.XA प्लस PB0.XB। अपन जानते हैं सबसे पहले कि भाई XA+XB बराबर 1 और यहाँ पर XA बराबर क्या हो जाएगा, 1 - XB ठीक। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर XA का मान इसमें से रखेंगे समीकरण में, तो P कुल बराबर PA0 1 - XB प्लस PB0.XB। अब इसको गुणा करें भाई, P कुल बराबर क्या आ जाएगा, PA0 माइनस PA0XB प्लस PB0 और ये XB आएगा। तो ये वाली कंडीशन आप लोग राउले के नियम अनुसार, बेटा देखो ये P कुल बराबर, यहाँ पर अपन कॉमन लेना है बेटा, P कुल बराबर, इस लैंग्वेज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके नीचे जो लिखना है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, P कुल बराबर टोटल, मतलब P कुल बराबर, ये कॉमन ले लिया अपन ने, XB को
1 मिनट, अरे हटाना इसको अंदर यार। यहाँ पर बेटा इसको कॉमन लेने के बाद आप लोग इसको यहाँ लिख देना। अब ये बात समझ में आ गई कि PaO क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, XB क्या चीज़ है, विलेय की मोल बिन, और PbO क्या है, विलेय का वाष्प दाब। जो भी है उस कंडीशन लगा लेना, ये हो जाएगा कुल। तो ये है बेटा राउल्ट का नियम किसके लिए, विलेयशील, जो वाष्पशील विलायक है, विलेय है, उसके लिए राउल्ट का नियम है। फिर अपना अगला जो टॉपिक होगा बेटा इसके अंदर कि यहाँ पर PB0 और PA0 के मध्य क्या खींचना है आप लोगों को, ग्राफ खींचना है। वो आप लोगों को लेक्चर नंबर अगले में बताएंगे।